क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 5वां है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे और ये आखिरी चैप्टर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 4 विकल्प दिया गया है। पहले में देखते हैं का नंबर नागरिकों की उदासीनता पर, दूसरा है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। तो पहले विकल्प को हम समझते हैं, नागरिकों की उदासीनता पर। इसका क्या मतलब है, जब लोकतंत्र की किसी भी समस्या पर, किसी भी मुद्दे पर जब नागरिक अपनी रुचि प्रदर्शन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है नागरिकों की उदासीनता, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट उनमें नहीं होता है। ठीक है, तो नागरिकों की उदासीनता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, जब किसी नागरिक पर गैर कानूनी कार्रवाई की जाए, जैसे पुलिस द्वारा ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए, ठीक है, कानूनी तौर पे नहीं, गैर कानूनी, तो ये भी लोकतंत्र सफलता निर्भर नहीं करती। ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो लोकतंत्र में सभी नागरिक अगर विवेकपूर्ण, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सहभागिता करें, यानी अच्छे से उसमें इन्वॉल्व हों, सभी कार्य को संपादित करें, अपने अधिकारों को जानें, कर्तव्यों को जानें, ठीक है, किसी भी मुद्दे और समस्या को उसमें शामिल हो सुलझाने के लिए, इस पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, क्या है ये देख लेते हैं। नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों पर रक्षा पर। तो नागरिक को अपनी पर्सनल जाति के हित की रक्षा करने से लोकतंत्र की सफलता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, यानी पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, कितने प्रतिशत महिला इन्वॉल्व थी लोकसभा में, 15वीं लोकसभा में। यानी ये 15वीं लोकसभा जो है ये 2009 की बात हो रही है और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन उससे पहले की बात हो रही है। तो 15वीं लोकसभा से पहले महिलाओं की भागीदारी 5% थी, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी और 15वीं लोकसभा में देखिए, 15वीं लोकसभा से पूर्व 5% थी और 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो स्थिति थी, भागीदारी थी, वो 10% थी। ठीक है, और वर्तमान में कौन चल रहा है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, और ठीक है 17वीं चल रहा है। सभा में महिलाओं की वर्तमान स्थिति कितनी है, तो इसमें महिलाओं की वर्तमान स्थिति 14.7% है, अभी की बात हो रही है, ठीक है, 2022 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 15वीं लोकसभा से पूर्व महिलाओं की स्थिति 10% थी। तीसरा देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, ये अब्राहम लिंकन का है। इसके बाद देखिए 4 नंबर, नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितना है, तो ये है 71 करोड़ इस बुक के अकॉर्डिंग, यानी जो इस बुक में दिया गया है, तो ये 71 करोड़ है। इसके बाद देखिए 5वां, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, जहाँ पे लोग निवास करते हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ समस्याएं होती हैं लोगों की, भाषा से आधारित, जाति धर्म से आधारित, तो वो समस्या कहलाती है क्षेत्रवाद। जो क्षेत्रवाद का भावना जो है, इससे अलगाव होता है, वो अलग राज्य, अलग समुदाय में रहने की मांग करते हैं, तो इससे क्या होता है, अलगाववाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारतीय लोकतंत्र जो क्या है, ये निहितात्मक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। एकात्मक नहीं होगा, एकात्मक मतलब होता है एक, किसी भी एक पक्ष में, ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। और इसके बाद देखिए दूसरा, न्यायपालिका में क्या है, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तीसरा देखिए, भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है, तो ये 33% की मांग की गई है। 4 नंबर देखिए, वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान देना है। नेपाल में शासन व्यवस्था कौन सा है, लोकतंत्र है वहाँ पे, लेकिन 2008 से पहले राजतंत्र था, तो अभी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको भरना है लोकतंत्रात्मक। 5वां क्या है, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा सीटों पर विजय प्राप्त की गई, ये 265 सीटों पर।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कुल संख्या 5 है। हालांकि ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये अति लघु में नहीं आते, ये लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़े से लंबे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे, तो ये हमें बताना है। तो इस तरीके से आपको करना है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है, जनता में समाहित होती है या जनता के हाथों में होती है। अर्थात लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। अतः लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित जनता के लिए शासन है। ठीक है, और लोकतंत्र को जनता का शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरा देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए, भारत में के संविधान में भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो 2 स्तर की शासन व्यवस्था है। एक केंद्रीय स्तर की शासन व्यवस्था, एक राज्य स्तर की शासन व्यवस्था। केंद्रीय स्तर की शासन व्यवस्था का जो मुख्य बिंदु होता है, जो प्रमुख होता है, वो केंद्र सरकार होती है, और राज्य स्तर की शासन व्यवस्था की राज्य सरकार होती है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों होती है। ये कार्य व्यवस्था को 3 स्तर में बांटा गया, 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है, राज्य सूची का सिर्फ अधिकार राज्य के स्तर पे होता है, और समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है। लेकिन कुछ मसलों में कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच अगर टकराव हो जाए तो कैसे लोकतंत्र प्रभावित होता है, ये बताना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र में गहरा प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित है। पहला क्या होता है, लोकतंत्र का विकास धीमा हो जाता है, ये सही बात है। ठीक है, क्योंकि इसका जो देखिए, किसी भी कार्य, मुद्दे और मसले में जो अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्र का प्रधान माना जाता है, और उसी से जब टकराव हो जाए तो जाहिर सी बात है विकास धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, किसी भी राज्य का। दूसरा क्या है, राजनीति अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मतलब राजनीति में उथल पुथल मच जाती है। ठीक है, वो स्थिरता नहीं होती है। इसके बाद देखिए, तीसरा, विभिन्न विकासात्मक कार्य रुक जाते हैं, ये सही बात है। टकराव होने से जो विकास कार्य जो उस समय जारी होंगे वो रुक जाएंगे। चौथा क्या है, देश में एकता और अखंडता भंग हो जाती है। तो देश में विभिन्न जाति धर्म के जो लोग रहते हैं एक साथ, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगी, मनमुटाव आ जाएगा, उसमें टकराव होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब आपस में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव हो रहा है तो इससे देश में एकता और अखंडता पर जरूर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरीके से इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, परिवारवाद क्या है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, परिवारवाद क्या है। परिवारवाद या वंशवाद एक ही बात है का शासन की वह पद्धति है जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह से एक के बाद एक कई शासक बनते हैं। ठीक है, यानी एक शासक बन गया तो उसका लड़का जो है वो उसका अगला वंश संभालेगा, वो कहलाता है परिवारवाद भारतीय राजनीति में। ये भारतीय राजनीति में अच्छा नहीं है। ठीक है, ये चुनौतियां हैं। तो ये समझ में आ गया परिवारवाद क्या है, यानी वंशवाद क्या है। अगला प्रश्न हम समझेंगे चौथा, आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। इकोनॉमिकल क्राइम, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी निजी संपत्ति, रुपया पैसा या किसी भी प्रकार की संपत्ति के साथ सरकार के साथ धोखाधड़ी करता है, जैसे में कि ये मामला देखने को हमें मिलता है विदेशों में भारतीयों की काला धन रखना, यानी विदेश बैंकों में भारतीय क्या रखते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो काला धन विदेश में जाकर रख देते हैं। ठीक है, और देश के अंदर भी जो देश के अंदर भी वो अपने घरों में क्या करते हैं, काला धन रखते हैं, रुपया पैसा छुपा कर रखते हैं। तो वो कहलाता है क्या, आर्थिक अपराध। तो इसका आंसर करना है ऐसे, सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग अर्थात अर्थ से संबंधित यानी रुपया पैसा से संबंधित अपराध आर्थिक अपराध कहलाता है। जिससे संपत्ति की चोरी, जैसे कोई व्यक्ति संपत्ति की चोरी करता है देश के अंदर या देश के बाहर ले जाकर, जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना, विदेश बैंकों में भारतीय की रकम जमा करना आदि मामले आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आर्थिक अपराध क्या है, और इसकी जांच कौन करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करते हैं, CBI करते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद देखेंगे 5वां प्रश्न, सूचना को अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो सबसे पहले हम थोड़े समझ लेते हैं कि सूचना का अधिकार कानून आखिर होता क्या है। तो भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त करने की अधिकार दिया गया है, ठीक है, और इसे RTI भी कहा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। सूचना का अधिकार और इसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो ऐसे करना है, सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है ताकि कार्य में हो रहे धांधली को रोका जा सके। इसे देश के तीव्र गति से विकास करेगा, क्या होगा, देश तीव्र गति से विकास करेगा। अतः सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को, कुल संख्या 5 है। पहला क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी इसकी परिभाषा करना है। तो ये रहा, लोकतंत्र से क्या समझते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, अर्थात लोकतंत्र जनता का शासन है। प्रजातंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से वोट देकर अपनी प्रतिनिधि चुनती है और सरकार बनाती है, तो वो कहलाता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था, ठीक है। तो यही इसका परिभाषा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। गठबंधन की राजनीति का तात्पर्य है जो दो अलग अलग पार्टियां जब आपस में संयुक्त होकर आपस में तालमेल बिठाकर एक होकर सरकार बनाती हैं, वो गठबंधन की राजनीति कही जाती है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो हमें इसका आंसर ऐसे करना है, स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां आपस में गठबंधन करना। वैसे प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या क्या बाधाएं हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार करना है, नेपाल में अभी तक राजतंत्र यानी राजशाही शासन व्यवस्था है, यानी इस बुक के आधार पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने में निरंतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयासों को पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है। अब इसके बाद देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में अनेक बाधाएं हैं। वहाँ पर माओवादी आतंकवाद का प्रभाव है और माओवादी नेता कुछ न कुछ समस्या खड़ी करते रहते हैं। वहाँ पर माओवादियों द्वारा नक्सल आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही है। माओवादी नेपाल की सत्ता में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, यही कारण वह लोकतंत्र की स्थापना में बाधा कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ की संविधान सभा का चुनाव और तराई क्षेत्रों में बढ़ता असंतोष आदि भी अन्य कारक रहे हैं। इसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो इसका आंसर लिखना है, हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। शिक्षा के माध्यम से ही नागरिकों में जागरूकता लाया जा सकता है, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है तथा लोकतंत्र में योग्य सरकार का चुनाव करता है। अतः शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के बीच खतरनाक है। लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाएं होती है, उससे विकासात्मक कार्यों में बाधा और जन कल्याण योजनाएं चलाने में कठिनाई होती है और विकास प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए ये क्या है, चुनौती है लोकतंत्र में।